एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की कहानी के बारे में जिसका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शाह बानो के बारे में। तो हम देखेंगे शाह बानो जो है वो कौन थी, उनका पूरा इतिहास क्या है, आखिर ये इतनी ज़्यादा इतिहास के पन्नों में इनका नाम क्यों दर्ज है, इनसे रिलेटेड भारत में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके ज़रिए इनका नाम हमेशा कभी ना कभी हमें सुर्खियों में देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि शाह बानो आखिर कौन थी। शाह बानो बेगम एक साधारण मुस्लिम महिला थी जिनकी जिंदगी ने भारत के कानूनी सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। 1932 में इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के एक वकील मोहम्मद अहमद खान से उनकी शादी हुई थी और उनके साथ 43 इयर्स का उन्होंने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया था। उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और उनकी 3 बेटियां थी। लेकिन 1975 में जब शाह बानो 62 इयर्स की थी तो उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली थी और शाह बानो को तलाक दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उन्होंने केवल इद्दत यानी कि तलाक के 3 महीने के लिए 200 रुपये मासिक भरण पोषण दिया था। उसके बाद उन्हें कोई भी एलिमनी नहीं दी गई। बिना किसी आय के शाह बानो और उनके बच्चे आर्थिक संकट में फंस गए थे। यह उनकी व्यक्तिगत लड़ाई से शुरू हुआ एक ऐसा केस था जो पूरे देश में तूफान मचा देने वाला था। इसके बाद शाह बानो ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का जो दरवाज़ा था वो खड़काया था। इसके साथ ही अगर हम केस के इतिहास को देखें तो उन्होंने अदालतों की काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। शाह बानो ने 1978 में इंदौर की स्थानीय अदालत में धारा 125 CRP यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत भरण पोषण की डिमांड की। यह धारा सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। ये कहती है कि अगर पत्नी खुद को आर्थिक रूप से ना संभाल सके तो पति उसको भरण पोषण देगा। लेकिन अहमद खान ने इस चीज़ का विरोध किया। ये दावा किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया कानून जो है एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में इस कानून को फॉलो किया जाता है, तो उसके तहत तलाकशुदा पत्नी को केवल इद्दत अवधि तक ही भरण पोषण मिल सकता है, यानी कि तलाक के सिर्फ 3 महीने तक ही उनको एलिमनी दी जाएगी। इसके बाद स्थानीय अदालत का 1979 में एक तरह से शाह बानो को 25 रुपये मासिक मध्य जो भरण पोषण उसका आदेश मिला। लेकिन जो उनके पति थे उन्होंने फिर इस चीज़ का विरोध किया, अहमद खान ने। फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1980 में ये केस जाता है। हाई कोर्ट ने भरण पोषण को 179.20 रुपये हर महीने के लिए बढ़ा दिया था। फिर मामला क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक ऐतिहासिक फैसला होता है, यानी कि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका इस पे ऐतिहासिक फैसला क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय 5 जजों की एक बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़ जो थे। उन्होंने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने ये चीज़ कही कि CRPC की धारा जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत धारा 125 के तहत ये सभी पर लागू है, यह इस्लामी कानून से नहीं टकराती है। कुरान भी तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण का हकदार बनाता है। कोर्ट ने खान को 500 रुपये हर महीने उनको एलिमनी यानी कि उनका जो है एक तरह से भरण पोषण देने का आदेश दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 में ये दर्शाता है कि मतलब कि हर व्यक्ति पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है भारत में इस कानून को लागू किया जाएगा। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे देश में एक तरह से हंगामा हो जाता है, क्योंकि जो लोग शरिया कानून को फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ जो है अपने धर्म के खिलाफ लगी कि ये उनके धर्म में एक तरह से कानून की दखल अंदाजी है। इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया। मुस्लिम समुदाय में पूरी तरह से विवाद छिड़ता गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कट्टरपंथी नेता जो थे उन्होंने इसे इस्लाम के कानून के खिलाफ बताया। उनका ये दावा था कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनके जो है धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए केस को इस्लाम के खिलाफ साजिश करने का रंग दिया गया। दूसरी तरफ हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे UCC लागू करने का एक तरह से अच्छा मौका मान लिया था। उस समय पर राजीव गांधी की सरकार जो थी, कांग्रेस सरकार, वो सत्ता में थी। 1984 के चुनाव जीतने के बाद
सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक से मतलब बचाने के लिए 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास कर दिया। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया पूरी तरह से। अब ये कानून क्या कहता था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को केवल इद्दत अवधि तक ही जो है भरण पोषण मिल सकता था। उसके बाद वक्फ बोर्ड या फिर रिश्तेदारों पर उस महिला की जिम्मेदारी होती थी। शाह बानो ने राजनीतिक दबाव में केस वापस ले लिया। इस फैसले को वोट बैंक पॉलिटिक्स का उदाहरण माना गया, जिसने सेकुलरिज्म पर सवाल उठाए थे कि जितने भी यहाँ पर कानून हैं वो धर्म के आधार पर लागू किए जाते। तो एक तरह से भारत जो है पूरा एक तरह से जो पंथ निरपेक्ष माना जा रहा था, उसमें अब सेकुलरिज्म पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद इस केस को ये जो था इसमें न्याय की जो बहाली हो जाती है, यानी कि उनके द्वारा जो ये जो एक्ट पास किया गया था इसमें पर कानून का क्या असर होता है। तो अब देखिए, जो शाह बानो थी, उन्होंने उनके केस ने महिलाओं के अधिकारों की जो बहस थी उसको छेड़ दिया था पूरे देश में। बाद के कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के फैसले आए और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी मजबूत किया, इस फैसले को। डैनियल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में एक ये मामला आता है। शाह बानो ने वकील डैनियल लतीफ़ी से 1986 के कानून को चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि महाराना जो है शादी के समय दिया गया दान, उसको महाराना कहते हैं, इतना होना चाहिए कि महिला इद्दत के बाद भी आत्मनिर्भर रहे। इससे शाह बानो फैसले की भावना जो वो वैसे की वैसे बरकरार रही। इसके बाद 2015 में एक केस आता है शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। कोर्ट ने ये चीज़ दोहरा दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी के तहत भरण पोषण जो है वो मिल सकता है। इसके साथ 2024 में एक फैसला आता है मोहम्मद अब्दुल समद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि 1986 का ये जो कानून था, तो इस कानून की जो धारा 125 है उसको रिप्लेस नहीं करता है। मुस्लिम महिलाएं जो अपना चुनाव कर सकती हैं। इसके अलावा 2019 में जब मोदी सरकार आती है तो उन्होंने मुस्लिम वुमेन यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास कर दिया, जिसने तिगुना तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक जो है, एक तरह से 3 तलाक जो है उसके अपराध घोषित किया। शाह बानो केस जो 2017 ने भी तलाक के प्रावधानों को चुनौती दी। शाह बानो का केस जो है इन सब की एक तरह से नींव था, यानी कि जिसको हम बेसिक मान सकते हैं। शाह बानो के केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको आधार मानकर बाकी सभी जितने भी मुस्लिम महिलाओं के केस आते गए उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। शाह बानो का केस जो है इसके लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से नींव बना और इससे ये साबित हुआ कि एक महिला की जो आवाज़ है वो पूरे सिस्टम को कैसे बदल सकती है। अब देखिए, शाह बानो के हम थोड़े व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर हम देखें तो उनका जो शाह बानो थी, उन्होंने कभी भी वो खुद को पब्लिक फिगर नहीं बनाना चाहती थी। केस की वजह से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन वो काफ़ी शर्मिंदा भी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनको इतना ज़्यादा फेम से इतना लेना देना नहीं होता। हालांकि कुछ महिलाएं ज़रूर होती हैं, हर एक समुदाय में हमें देखने को मिलती हैं। 1985 के बाद उन्होंने केस वापस ले लिया और चुपचाप अपना जीवन व्यतीत किया। उनके बेटे जो थे उन्होंने 2011 में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि ये इज्जत की लड़ाई थी। मां को इस पब्लिसिटी से शर्मिंदगी हुई। 1992 में ब्रेन हेमरेज के कारण उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी अगर हम विरासत को देखें तो आज भी जीवित है। हजारों मुस्लिम महिलाओं ने उनके केस के बाद अपने अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी थी। अब हम बात करते हैं एक मूवी के बारे में। ये जो मूवी है, फिल्म हक है मूवी का नाम। तो ये शाह बानो की कहानी पर ये आधारित है। इसके अलावा अगर हम देखें, फिल्म में ये चीज़ दिखाई जाएगी कि कैसे एक बुजुर्ग महिला ने अपने हक के लिए पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी कि गौतम और जो इमरान हाशमी की ये फिल्म है हक, इसके ज़रिए शाह बानो की पूरी कहानी को पूरे देश में रिप्रेजेंट किया जाएगा। डायरेक्टर इसके सुपर्ण एस वर्मा। यह कोर्ट रूम ड्रामा 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ हो रही है। फिल्म शाह बानो के केस से प्रेरित है, लेकिन काल्पनिक किरदारों पर पूरी तरह आधारित है। यामी गौतम शाजिया बानो यानी कि शाह बानो की तरह बनी हुई है, जो कि अपने पति अब्बास यानी कि इमरान हाशमी के द्वारा तलाक दिए जाने के बाद न्याय मांगती हैं। ये फिल्म जो है एक धारा 125 उसके साथ तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर बात करती है।
इसके अलावा जिग्ना बोरा की किताब बानो भारत की बेटी से भी ये प्रेरित है और ये भावनात्मक कानूनी संघर्ष दिखाती है। लेकिन रिलीज होने से पहले भी कुछ विवाद यहाँ पर इस चीज़ में भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें विवाद क्या क्या है, तो अब देखिए शाह बानो की जो बेटी है सिद्दीक़ा बेगम खान ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की, दावा करते हुए कहा कि फिल्म बिना परिवार की सहमति के उनकी मां की जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए बनाई गई है। वे प्राइवेसी का उल्लंघन मानती हैं और शरिया कानून का गलत चित्रण बता रही हैं इस चीज़ को लेकर। फिल्म मेकर्स जो है उनका कहना है कि ये केवल 1985 के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट और बुक्स जो हैं उनसे इंस्पायर्ड है, या ना कि रियल लाइफ का कोई भी डायरेक्ट उसमें यानी कि पोर्टल कोई भी नहीं लिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है कि ये फिल्म रिलीज होगी या फिर नहीं होगी। ये जो विवाद है इनकी फिल्म पर यानी कि हक फिल्म पर, जिसमें उनकी पूरी कहानी को दिखाया जाएगा, ये फिर से शाह बानो की जो एक तरह से जिंदगी है उनको, उनकी जो विरासत है उनको फिर से जीवंत कर सकती है। इसके अलावा ये हम देख सकते हैं कि क्या सिनेमा जो है इतिहास को सही दिखा सकता है या नहीं। आजकल की अगर हम फिल्में देखें तो उसमें थोड़ा काफ़ी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जो रियलिटी उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पेश किया जाता है, हालांकि पूरी रियलिटी मूवीज़ या सिनेमाज में नहीं दिखाई जाती। इसके अलावा जो शाह बानो है उनका केस सिर्फ एक महिला की जीत नहीं है अगर हम देखें, बल्कि लिंग न्याय, इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता, इसके साथ ही यूसीसी की जो बहस है उन सभी का एक प्रतीक मानी जा रही है। इसने साबित किया कि पर्सनल लॉ महिलाओं के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता है। 2024-25 में यूसीसी पर अभी चर्चा चल रही, जैसे कि उत्तराखंड में इसको लागू किया गया, वहाँ पर उसमें शाह बानो का जिक्र जरूर होता है। हक फिल्म भी इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने वाली, भला ही इस फिल्म को रिलीज करने के लिए काफ़ी विवाद होते रहे हों। इसके अलावा ये जो मामला है आज भी मामला पूरा महिला अधिकारों की जो ऐतिहासिक मिसाल को दर्शाता है। शाह बानो की तरह ये कहानी बताती है कि एक आवाज़ जो है वो कैसे पूरे समाज में, कैसे पूरे देश में, कैसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों ये थी शाह बानो की कहानी और उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केस, जिसके बारे में हमने पूरी केस स्टडी की। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।